क्या करना होता है, जैसे जिस ब्राउज़र पे करना होता है काम, सिस्टम डॉट पहले क्या करते हैं, सेट प्रॉपर्टी करते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, वेब ड्राइवर। अगर क्रोम पे करना है तो डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर और साथ में क्या, exe का पाथ। ठीक है, इतना पता है ना, exe का पाथ निकालना, यही exe है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। राइट क्लिक करो और कहाँ जाओ, प्रॉपर्टीज में, और चाहो तो ये पूरा पाथ यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ले आओ और यहाँ क्या कर लो, पेस्ट करो। अच्छा, जरा एक चीज देखने की कोशिश करो पहले, ये पाथ है इसका ना, इसके पाथ में अगर हम इसे कॉपी करके विंडो आर करें, नोटपैड ओपन करें, ये सब के बाद इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो याद रख लो, तुम्हारे पास 2 स्लैश होते हैं प्रोजेक्ट में, बोर्ड में तुम्हारे, एक तो होता है इसे बोलते हैं क्या, स्लैश बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और एक होता है इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं, बैक स्लैश। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, बैक स्लैश। ठीक है, तुम जरा अपना पाथ देखो, पाथ में क्या इस्तेमाल हुए, बैक स्लैश। पाथ में क्या इस्तेमाल होते हैं, बैक स्लैश, जो इस तरह से होता है, जो तुम्हें अगर देखोगे ध्यान से तो जो बैक स्पेस नहीं होता जिसे डिलीट करते हो, उससे जस्ट नीचे होता है। और जब इसकी बात करते हो फॉरवर्ड स्लैश की, तो ये शिफ्ट के बगल में होता है। हमारा शिफ्ट होता है ना, जो नीचे वाला है वो फॉरवर्ड स्लैश है, जो ऊपर वाला है वो क्या है, बैक स्लैश है। जो पाथ तुमको दिखता है, पाथ के अंदर क्या होता है, बैक स्लैश। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जरा यहाँ ध्यान दो, हमने इसे यहाँ भी कॉपी पेस्ट किया ना, यहाँ तुम देख रहे होगे डबल बैक स्लैश लग गया, दिख रहा है ना, डबल बैक स्लैश लगा है कि नहीं। तो पहले तो याद रख लो, जावा जो है वो सिंगल बैक स्लैश सपोर्ट नहीं करता। कभी भी पाथ दोगे, देखो हमने लगाया नहीं, अगर तुम नोटपैड में प्रोग्रामिंग करते तो सिंगल बैक स्लैश ही आता और वो कंपाइल करने की कोशिश करते और उसमें क्या आता, एरर आता। आज तुम इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो इक्लिप्स तुम्हारे लिए खुद ही इतना कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जावा में सिंगल बैक स्लैश नहीं चलता, जब भी चलता है तब तक क्या चलता है, डबल बैक स्लैश चलता है। हमने कॉपी पेस्ट किया, इक्लिप्स की समझदारी थी कि उसने लगा दिया। अगर हम यही कोडिंग कहाँ कर रहे होते, नोटपैड में कर रहे होते, जैसे पहला तुम लोग नहीं कर रहे थे, जावा सी करके कंपाइल करते थे, जब तुम लोग इक्लिप्स यूज नहीं करते थे तब कॉपी पेस्ट करते तो वैसा ही आता, सिंगल ऐसा आता पाथ ऐसा। अभी का जब इक्लिप्स में कॉपी किया तो अपने आप इक्लिप्स ने क्या लगा दिया, उसमें डबल बैकस्लैश लगा दिया ना, जहां जहां सिंगल था। देखो कंपेयर करके देखो दोनों को, ये इक्लिप्स वाला है क्योंकि इक्लिप्स ने अपने आप अपनी तरफ से लगा दिया, इक्लिप्स ने अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि जावा में ये सपोर्ट। लेकिन अगर यही काम तुम नोटपैड में प्रोग्रामिंग करते तो ये अपनी तरफ से नहीं लगाता। जब तुम जावा सी करके कंपाइल करने की कोशिश करते तब क्या आती, एरर आती, क्योंकि पाथ में कहीं भी बैक स्लैश जो होगा, सिंगल बैक स्लैश जावा सपोर्ट नहीं करता। इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो जरा देख सकते हो, एक आध जगह से हटा के देखो, कहीं भी बैक स्लैश जब यूज करोगे तो बैक स्लैश की अपनी अलग मीनिंग होती है। बैक देखो यहाँ पे है, देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि कंपाइल नहीं हो पा रहा है। जब भी यूज होगा क्या यूज होगा, डबल बैक स्लैश यूज करो, और या फिर फॉरवर्ड स्लैश यूज करो। फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे तो डबल यूज करने की जरूरत नहीं है, तब क्या होगा, सिंगल ही। लेकिन विंडोज में जब भी किसी का पाथ निकालते हो तो वो किस में आता है, बैक स्लैश में आता है, इसीलिए वो डबल बैक स्लैश कर देता है। लेकिन अगर हम इसे चाहें, लो जी, ये भी काम फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो दिक्कत नहीं है, ये पाथ भी काम करेगा। बिल्कुल, बैक स्लैश जब लगाना है तो हमेशा क्या लगाना है, डबल बैक स्लैश। और अगर तुम कॉपी पेस्ट कर रहे होगे तो इक्लिप्स अपनी तरफ से ही तुमको लगा देगा। देखो हमने जो कॉपी किया था वो तो सिंगल वाला था ना, जब प्रॉपर्टीज में जाके देखे थे वो तो कौन सा था, सिंगल वाला था ना। देखो देखो तुम्हारे आंख के सामने है, ये देखो ये सिंगल है ना, इसमें डबल बैक स्लैश नहीं है ना। लेकिन कॉपी पेस्ट किया तो इक्लिप्स की समझदारी थी, वो कह रहा था कि यार लगा दो, बिना उसके तो चलेगा। सिंपल सा ऐसा बताओगे कि भैया जब भी कोई पाथ या कुछ भी देते हैं
वैसे वैसे तो बैकस्लैश की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पाथ होता है वहीं बैकस्लैश होता है। तो कह दो भैया जावा में सिंगल बैकस्लैश सपोर्ट नहीं करता, जहां भी यूज करते हैं अगर हमें जरूरत है तो हम क्या यूज करते हैं, डबल बैकस्लैश, सिंगल नहीं। ठीक है, या तो फॉरवर्ड कर लो या तो ठीक है। अच्छा एक और कमी बता रहे हैं, सब देखो बहुत जरूरी कंसेप्ट है। जैसे ये देखो, ये दे दिया, सब कुछ सही है। अच्छा ये मान लो जो प्रोजेक्ट है सेलेनियम का बना यहाँ क्लास में, हमने तुमको दे दिया, तो तुम क्या करोगे उसे अपने सिस्टम पे पेन ड्राइव से या मान लो व्हाट्सएप पे या कहीं से जिप करके हमने तुम्हें क्या कर दिया, भेज दिया। तुम उसे क्या करोगे, अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के बाद अनजिप करोगे, प्रोजेक्ट आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, तुम अपना वर्कस्पेस ओपन करके, अब बताया गया है ना, दूसरे का प्रोजेक्ट अपने वर्कस्पेस में लेना हो तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। भूल मत जाना भाई, करके देखना। ये प्रैक्टिस तुम लोग को हमेशा रहेगी अगर तुम लोग मेरा प्रोजेक्ट यहाँ यूज कर रहे हो। भाई जो वीडियो शेयर करते हो तो प्रोजेक्ट भी जिप करके शेयर कर दिया करो ना। और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोजेक्ट क्या करना, डाउनलोड करना, अनजिप करना, और उसे उसके बाद क्या करना, अपने वर्कस्पेस में उसे क्या करना, इंपोर्ट करना। जब इंपोर्ट करोगे तभी आ जाएगा यहाँ। जैसे दिखाते हैं, मान लो अच्छा मैं यहाँ डिलीट कर, ओके कर दें तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ एक चेक बॉक्स क्या लिखा है, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। अगर ये, और फिर क्या लिखा है, कैन नॉट बी अनडन। इसका मतलब ये है कि अगर ये चेक बॉक्स चेक कर दिया और ओके किया तो जानते हो क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से भी हट जाएगा। और वर्कस्पेस के अंदर ये प्रोजेक्ट बना होगा ना, वहां से जाके अंदर देखोगे वर्कस्पेस वाले फोल्डर के अंदर, वहां भी नहीं दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तभी कह रहा है कैन नॉट बी अनडन। जो कर लोगे अब इसको तुम वापिस रोल बैक नहीं कर पाओगे। तुम सोचो कि यार डिलीट हो गया, हमें फिर से चाहिए, भैया गया, क्या गया, गया। लेकिन अगर ये चेक बॉक्स तुम क्या करो, चेक न करो, तो यहाँ से ओके करके देखो, यहाँ से तो हट गया ना, यहाँ से हट गया। लेकिन अब भी जाके देखोगे तो जहां भी तुम्हारा वर्क स्पेस हो, कहाँ है, कहाँ है वर्क स्पेस, सी ड्राइव, डेस्कटॉप पे कहीं क्या नाम है, सी में, यूजर्स में, एडमिन में, इसमें कहाँ, इक्लिप्स माई सेलेनियम, ये यहाँ पे है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि तुमने वो चेक बॉक्स चेक नहीं किया था। अगर वो चेक बॉक्स भी चेक करके ओके किए होते तो यहाँ से भी क्या हो जाता, गायब हो जाता, फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमको मिलता नहीं, लिखा को लिखा है सब क्या हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन अभी है क्योंकि तुमने चेक बॉक्स चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ से हट गया। अब तुम कोडिंग उस पर यहाँ से कर नहीं सकते। अब तुम क्या करो, अगर तुम्हें यूज करना है तो फाइल में जाओ, फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा किसका, इंपोर्ट का। फिर यहाँ आएगा ऑप्शन किसका, जावा का। जावा या जनरल में मिलना चाहिए, हाँ एग्जिस्ट। फिर यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है क्या, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस। अब ब्राउज करो अपने प्रोजेक्ट को, कहाँ पे है, यही है ना प्रोजेक्ट, सेलेनियम नाम के फोल्डर को ब्राउज करो। अगर ये प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ चेक बॉक्स आ जाएगा। ये जरा ये ध्यान दो, मान लो हम यहाँ ब्राउज करें किसी गलत फोल्डर को, जो सच्चाई ये हो कि वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे मान लो ये न्यू फोल्डर या माई वर्क्स है, मान लो माई वर्क्स कोई या एक फोल्डर यहाँ बना हुआ है, चलो ये बना देते हैं एक फोल्डर जिसका नाम क्या है, XYZ, जो भी है XTY। अब ये तो प्रोजेक्ट नहीं है ना, प्रोजेक्ट की पहचान है ना, अंदर जाके देखोगे तो डॉट सेटिंग्स दिखाई देगा, डॉट प्रोजेक्ट दिखाई देगा, दिखता है ना। देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे ये देखो है ना, डॉट सेटिंग्स होता है कि नहीं, SRC होता है, बिन होता है, ये सब होता है ना, वही प्रोजेक्ट होता है ना। अब लेकिन मान लो तुमने इसको ब्राउज कर दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, सेलेक्ट फोल्डर करो, ये प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ ये चेक बॉक्स नहीं आया, वो कह रहा है कि नो प्रोजेक्ट्स आर फाउंड टू इंपोर्ट। इसके पहले एक बात और बताई गई है तुम्हें लोगों को कि भैया अगर कोई वर्क स्पेस है, तो अगर वर्क स्पेस बनाने के टाइम पे या वर्क स्पेस ओपन करने के टाइम पे तुम किसी वर्क स्पेस को ब्राउज करते हो, अगर वो वर्क स्पेस है तो उसको ओपन कर देगा, नहीं है तो उसको बना देगा। लेकिन प्रोजेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट होगा तभी तुम वर्क स्पेस के अंदर इंपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। देखो नहीं कर, हमने कोशिश किया ना, क्या आया, नो प्रोजेक्ट्स आर फाउंड टू इंपोर्ट। कोई भैया कोई प्रोजेक्ट यहाँ नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ जो फिनिश नाम की बटन है वो क्या है, डिसेबल्ड है। डिसेबल का मतलब
दो चीजें, ये देखो बैक है इनेबल है, ये नेक्स्ट क्या है डिसेबल है। जिस पे कोई काम न कर पाओ उसे क्या बोलते हैं डिसेबल, जिस पे काम कर पाओ उसे क्या बोलते हैं इनेबल। तो ये क्या है ये डिसेबल है। क्यों नहीं भैया, क्योंकि तुम यार कह रहा हूँ हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे और जो फोल्डर ब्राउज कर रहा है वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो तुम्हें ब्राउज करना है उसको। जैसे अब अगर मान लो यही सी कहाँ गया, यूजर्स एडमिन इक्लिप्स माई सेलेनियम, इसको सेलेक्ट फोल्डर करोगे तो यार, लेकिन ये देखो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट है। जैसे अब इसको सेलेनियम को करो, सिलेक्ट फोल्डर करो, देखो तो क्या हो गया, हो गया, क्योंकि सेलेनियम फोल्डर जो है वर्क स्पेस सॉरी प्रोजेक्ट है। अब देखो ये फिनिश बटन क्या है, इनेबल्ड है कि नहीं, अब फिनिश करो, आ गया ना जो हट गया था। इसे बोलते हैं क्या इंपोर्ट का। अब जैसे मान लो ये सेलेनियम नाम का प्रोजेक्ट बना है, तुम्हें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे ना, हम ये सेलेनियम नाम के फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे। जैसे अगर हमें अपने इस सिस्टम से भेजना हो 7zip करके जो भी है ऐड टू सेलेनियम डॉट जिप करेंगे, एक जिप फाइल बन गई, इसी को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे तुम्हारे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब तुमको मिला, अब तुम क्या करोगे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करोगे तो यही जिप फाइल मिलेगी ना, जब अनजिप करोगे तो ये मिलेगा ना। लेकिन ये तुम्हारे सिस्टम पे काम थोड़ी ना करेगा जब तक तुम इस प्रोजेक्ट को क्या करोगे अपने वर्क स्पेस पे इंपोर्ट ना करो। अब जैसे यहाँ इंपोर्ट करोगे तब दिखाई देगी। क्लियर है ये बात। तो अगर इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे लेना होगा तो पहले सिस्टम पे लोगे प्रोजेक्ट, इसके बाद अपने वर्क स्पेस में उसे क्या करोगे तुम इंपोर्ट करोगे और इसके बाद ही यूज कर पाओ। क्लियर है ये बात, ठीक है। लेकिन ये बताओ यहाँ हमने कोड लिखा हुआ है ये लो, और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें पता है ना, पहले सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करते हैं, इसके बाद हमने बताया कौन सी क्लास यूज करनी है क्रोम के लिए, क्रोम ड्राइवर। तो उसका हम क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू क्रोम ड्राइवर बना ऑब्जेक्ट ना, चलाएं चलेगा, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पहले ये सोचो। कभी ये मत अच्छा एक मिनट, ये गलती तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है तुम लोगों के कि यार ये नहीं लिखा गया है क्रोम ड्राइवर ड्राइवर, उससे क्या मतलब भैया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इससे बनता है ना। और जब न्यू क्रोम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, और क्रोम ड्राइवर के कंस्ट्रक्टर में ब्राउजर के लॉन्च का इन लोगों ने कोड लिख रखा है, इस वजह से क्रोम ब्राउजर क्या हो जाएगा लॉन्च हो जाएगा। अब भाई तुम ऑब्जेक्ट को स्टोर करो और ना करो ये तो तुम्हारी मर्जी, ये कोई ऐसा थोड़ी ना तुम सोचो कि यार ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर रहे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं ये हटा दो तब भी ब्राउजर लॉन्च होगा, ये रहेगा तब भी ब्राउजर लॉन्च होगा। ब्राउजर मतलब ऑब्जेक्ट बनने वाली लाइन कौन है, ये है। ये तो बस उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को या रेफरेंस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल यूज हो रहा है। वेरिएबल अब भाई अगर वेरिएबल यूज करोगे तो स्टोर होगा, नहीं करोगे तो नहीं यूज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। ये अलग बात है कि अगर स्टोर नहीं करोगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, रैम में जाएगा, लेकिन ये किसी के पास स्टोर नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, इसको क्या कर देगा क्लीन कर देगा, और इसको क्लीन नहीं करेगा। लेकिन इसके ऑब्जेक्ट बनने के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, भैया ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे बस वो इतना पढ़ता है, उसको नहीं मतलब यार यहाँ क्या लिखे हो और क्या नहीं लिखे हो, या स्टोर किए हो नहीं किए हो ये तुम्हारी समस्या। अच्छा नॉन स्टैटिक मेथड हम कह रहे हैं, ये बताओ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, न्यू क्रोम ड्राइवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वेरिएबल में स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है यार ना, देखो ऑब्जेक्ट बना ना, डॉट लगाओ, नॉन स्टैटिक मेथड आ तो रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना भाई, ऑब्जेक्ट के साथ मिलता आ रहा है ना, बिल्कुल वही हम आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई पहले। तो ऑब्जेक्ट भाई क्या होगा बनेगा, चाहे उसका ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को वेरिएबल में स्टोर करो और चाहे स्टोर ना करो। अब देखो अब ये प्रोजेक्ट तुम अपने सिस्टम पे ले लो, इंपोर्ट कर लो, चलेगा चलेगा। लेकिन ये बताओ जब सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी चलेगा तो क्या पर चलेगा, देखो ध्यान से, तुम बात सामने देखो यार, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और पाथ क्या सेट करेगा, सी यूजर्स एडमिन इक्लिप्स माई सेलेनियम और ये सब,
ये पाथ तुम्हारे सिस्टम पे है, मशीन पे है तुम्हारे? नहीं है ना यार। तुम्हारा सी यूजर एडमिन थोड़ी ना होगा, तुम्हारा यूजर नेम होगा ना, तुम्हारे वर्कस्पेस का नाम अलग होगा ना। अंदर का पाथ देखो, देखो ध्यान से, अगर हम ये सेलेनियम नाम का वर्कस्पेस ये प्रोजेक्ट किसी को दे दें, वो अपने सिस्टम पे इंपोर्ट करे और इसको चलाए, तो ये चलेगा नहीं। ना चलने का सीधा सीधा रीजन है क्योंकि जब चलेगा सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी तो EXE का पाथ कहाँ सेट करेगा? यहाँ। ये पाथ तुम्हारे सिस्टम पे मिलेगा? तुम बताओ, सी यूजर एडमिन तुम्हारे सिस्टम पे लिखा है, तुम्हारे सिस्टम पे तुम्हारा नाम लिखा है ना, तुम्हारे यहाँ इन्होंने वर्कस्पेस का नाम इक्लिप्स माय सेलेनियम दिया है, तुमने XYZ दिया है ना। सेम हो तो हाँ, तो बताओ ऐसा कैसे होगा कि सेम सेम? हम 30 लोग सिस्टम बनाएंगे तो सबका यूजर नेम अपने अपने सिस्टम पे क्या एक रखेंगे? भाई अलग अलग ही रखोगे ना यार, जनरली क्या रखोगे? सब लोग अलग अलग रखोगे ना, मतलब हाँ, पाथ क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे सिस्टम में EXE कहाँ रखी है, और जहाँ हमने अच्छा फोल्डर भी ले जाओगे, कौन ले जाओगे बताओ? ये देखो कौन सा फोल्डर लेके जाओगे? सेलेनियम नाम का लेके जाओगे ना यार। देखो तुम्हारे सिस्टम पे भी अंदर का पाथ नहीं बदलेगा भाई। सेलेनियम प्रोजेक्ट अगर सेलेनियम नाम का फोल्डर ले जाओगे तो सेलेनियम फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ड्राइवर फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE मिलेगा। इतना मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा बताओ? ये वाला मिलेगा? ये पहली बात तो समझ में आ रही इतनी कि नहीं, कि तुमको अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा? पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया तुम्हारे सिस्टम पे EXE कहीं और रखी है, इनके सिस्टम पे EXE कहीं और रखी है। और ये जो पाथ इस्तेमाल किया गया है, पूरा इस्तेमाल किया गया है ना, सी यूजर जहां से शुरू होता है, भाई किसी का भी सिस्टम हो कहां से शुरू हो रहा होगा, CD ऐसे करके पूरा पूरा पाथ होगा कि नहीं होगा? इस पाथ को बोलते हैं जो अभी यहाँ तुमको दिख रहा है। पाथ तो समझ रहे हो ना, रास्ता। पाथ का मतलब हर एक फोल्डर का, हर एक फाइल का क्या होता है? पाथ होता है। पाथ से ये पता चलता है कि वो फाइल और फोल्डर कहाँ रखे हैं और कहाँ नहीं रखे हैं। जैसे मेरा घर है तो उसका एक क्या है? रास्ता है ना, पाथ है। और जाना होगा तो वैसे जाओगे ना। अगर रास्ता चेंज करोगे, गलत टर्न लोगे, इसमें बता रहा है ना भैया सी में जाना, फिर यूजर्स में जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, तब वहां पहुंचोगे। और तुम्हारे सिस्टम पे ये पाथ है ही नहीं, तो चलेगा नहीं? चलेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और जो पाथ यहाँ लिखा है इसे बोलते हैं पाथ भी बोलते हैं, या कई बार इसी को लोग बोलते हैं क्या? फुल पाथ। ये उसका क्या है? पूरा पाथ है। ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब? जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, अब अगर हम तुम्हारी बात करें तो तुम्हारा पाथ क्या है? तुम्हारी अगर एब्सोल्यूट पाथ की बात करें तो ये होगा कि भाई यहां से यहां 2 लोगों को छोड़ के तुम, ये तुम्हारा क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। इनका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा भैया? 1 2 3 4 5 6 लोगों को छोड़ के कौन है? ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। मतलब जहां से शुरू हो रहा है पूरी पूरी बात लिखी हुई है। ठीक है। अब अगर किसी को ढूंढना है, कि मान लो मैं किसी को ढूंढना है, तो उसको एब्सोल्यूट पाथ बता दिया गया है, भैया क्लास में जाओ और क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 7वें नंबर पे जो बैठे हैं वही मैं, कोई आएगा बैठेगा, देखेगा और समझ जाएगा, हाँ ठीक है ये क्या है? मैं। हाँ, और इनके बगल में बैठे हैं ये। लेकिन ये बताओ, हम ये तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा एब्सोल्यूट पाथ। अब मान लो क्या हो जाए, मान लो 1 घंटे बाद हम ये इंफॉर्मेशन तुमको दिए है, उसका सामने वाले को भी जाना भैया 7वें नंबर पे तुमको मिलेगा। ठीक है। अब लंच होता है, आते हो तुम दोनों लोग, तुम दोनों लोग उठते हो और उठ के बैठ जाते हो पीछे, कोई आके 2 लोग यहाँ बैठ जाते हो। तो अब 7वें नंबर पे कौन है? कोई और है ना। अब 7वें नंबर पे कौन है? कोई और बैठा है ना। तो आओगे पूछेगा, सोचेगा कि 7वें नंबर पे मैकू है, और तुमको मैकू समझ के तुमसे बात करेगा, तो ये गलत हो गया ना। ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन मान लो अगर ऐसे हो, ध्यान से समझना इस बात को, मान लो अगर ऐसे हो कि जब उठते हो तुम दोनों लोग उठते हो, जब उठते हो तुम दोनों लोग उठते हो, तुम भी उठते हो और तुम भी, जो 6ठे नंबर पे है वो भी उठ रहा है और जो 7वें नंबर पे है वो भी, दोनों लोग उठते हैं, दोनों लोग पीछे चले जाते हैं। और हमने जिसको बताया, ये नहीं बताया, हमने ये नहीं बताया कि 7वें नंबर पे मैकू बैठे हैं,
हमने ये बताया एक लड़का है जिसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी है, उसके बाद ही कौन बैठा हुआ है? मैको बैठा। अब तुम दो लोग उठ के वहां से वहां चले जाओ, तब भी वो आदमी आएगा, वो कैसे ढूंढेगा? अब वो एब्सोल्यूट नहीं ढूंढ रहा है सबका नंबर, वो पूरी क्लास में ढूंढ रहा है कि भैया पहले ये ढूंढेगा कि कहाँ है वो जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना है, उसके बगल में जो बैठा है वो कौन है? मैं। ढूंढ लेगा कि नहीं? और अब जो तुम्हारा पाथ, जो हमने उसको बताया कि जाओ भाई उस ऑरेंज कलर के वाले के बगल में बैठा, अब कहा जाएगा तुम्हारे पाथ को जानते हो क्या? रिलेटिव पाथ। इसे क्या बोला जाएगा? रिलेटिव पाथ। और दोनों लोग उठ के, अगर एक यहां से तुम दोनों लोग उठ के वहां चले जाओ, तुम दोनों लोग वहां से उठ के वहां चले जाओ, तब भी तुम्हारा रिलेटिव पाथ सेम रहेगा, क्योंकि तुम कहां हो? तुम ऑरेंज वाले के टी शर्ट वाले के कहां हो? बगल में। और तुम्हें ढूंढना क्या होगा? उसे आसान होगा, भले तुम इधर से उधर चले जाओ, है ना ऐसा? ये जो पाथ है जो अभी लिखा है, ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। ये मेरे सिस्टम पे काम करेगा, तुम्हारे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर तुम अपने सिस्टम पे ले जाओगे तो सेलेनियम नाम का फोल्डर ले जाओगे ना, तो भैया सेलेनियम के अंदर की चीजें तो क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी ना तुम्हारे सिस्टम पे। दिक्कत यहाँ है कि जो उसके पहले का पाथ है वो क्या है? अलग है। तुम्हारा अलग है, इनका अलग है। तो हम चाहें तो पाथ सिर्फ इतना ही दे सकते हैं। हमने पाथ कहां दिखा दिया है? ध्यान से देखो, सेलेनियम फोल्डर के अंदर का पाथ दिया है ना, ध्यान से देखो इधर सेलेनियम नाम का फोल्डर है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कौन है? ड्राइवर है, और ड्राइवर के अंदर क्लोन ड्राइवर डॉट exe है। इतना ही पाथ दिया है ना। ये जो पाथ अब दिया गया है इसी को बोलते हैं क्या? रिलेटिव पाथ। अब जो पाथ दिया गया है इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ जो होता है कभी भी पूरा नहीं होता। ये बस बता रहा है क्या कि सेलेनियम अब अच्छा, अब भी ये काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट तुम्हारा जैसे देखो, अच्छा पूरा पाथ तो बदल जाएगा। मान लो अब ये तुम प्रोजेक्ट लेके जाओ, अब हमने तुमको ये प्रोजेक्ट दिया, तुमने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? इंपोर्ट कर दिया। तुमने प्रोजेक्ट लिया और तुमने क्या नीचे देखते रहते हो बार बार? भाई मोबाइल यहाँ मत चलाओ यार, बताओ तो, या तो सामने लिखो और फिर वीडियो है उसको सुनो ध्यान से। अभी ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल चला रही, ठीक है? और लिख रहे हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, सामने लिखो अगर लिखना है तो। अच्छा, और फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग है ना, पहले ध्यान से अभी सुनो और इसको समझो। देखो ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, हमने सेलेनियम नाम का फोल्डर तुम्हें दे दिया, तुमने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया? इंपोर्ट किया। और यहाँ कोड में तुमने क्या लिखा? ड्राइवर/chrome-driver.exe। बताओ तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी अगर सेलेनियम प्रोजेक्ट तुम ले गए तो सेलेनियम प्रोजेक्ट ले जाओगे तो उसके अंदर तुमको ड्राइवर भी जाएगा ना भाई। सेलेनियम फोल्डर जब जाएगा तो उसके अंदर ड्राइवर जाएगा कि नहीं? chrome-driver.exe जाएगा कि नहीं? तो अंदर का पाथ तुम्हारे लिए भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम कह रहे हैं पूरा पाथ तुम्हें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही पाथ यूज करो जो प्रोजेक्ट के अंदर है। जब तुम अपना पाथ कहीं भी किसी का पाथ देना है और वो पाथ तुम प्रोजेक्ट के अंदर का देते हो, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव पाथ। और जो रिलेटिव पाथ होता है, जो कौन होता है? रिलेटिव पाथ है। सबसे अच्छी क्वालिटी समझना रिलेटिव पाथ की, वो तुम्हारे सिस्टम पे भी काम करेगा। ये प्रोजेक्ट अगर हमने ऐसे बना दिया है, देखो हमने फुल पाथ नहीं यूज किया है ना, क्या यूज किया है? रिलेटिव पाथ ना। अब ये प्रोजेक्ट सब लोग अपने अपने सिस्टम पे इंपोर्ट कर लो, सब पे चलेगा। और याद रखना रिलेटिव पाथ शुरू कहां से होता है? प्रोजेक्ट के अंदर से। कहां से होता है? प्रोजेक्ट के अंदर से। तो भैया सेलेनियम फोल्डर तो तुम भी ले जाओगे ना, तो उसके अंदर तो ड्राइवर रहेगा ही ना, और उसके अंदर chrome-driver.exe भी रहेगा। तो अंदर का पाथ, और यूज भी यहाँ किसका कर रहा है? सिर्फ अंदर का पाथ यूज कर रहा है। दिक्कत तब थी जब तुम क्या यूज कर रहे थे? फुल पाथ यूज कर रहे थे। भाई अगले वाले में हो सकता है तुम इस सेलेनियम नाम के प्रोजेक्ट को डी ड्राइव में रखो, ई ड्राइव में रखो, कहीं किसी और फोल्डर में रखो, है ना। लेकिन अगर तुम ऐसे पाथ दोगे, प्रोजेक्ट के अंदर का सिर्फ पाथ दोगे, तो ये हर सिस्टम पे काम करेगा। और याद रखना रिलेटिव पाथ शुरू कहां से होता है? कि उसमें प्रोजेक्ट में तुम्हारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और ये भी देखो चलाओ एकदम बढ़िया, उतना ही अच्छा चले। तो यही देना अच्छा है ना। तो याद रख लो, हम लोग ऐसा करते भी। हम लोग जनरली कोड में कहीं भी जहां भी हमें पाथ देने की जरूरत पड़ती है, हम लोग कहीं भी एब्सोल्यूट पाथ या फुल पाथ नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं हम दे देंगे तो बस मेरे सिस्टम पे ही चलेगा,
टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं ना यार, अपना कोड लिख के हम उसको देंगे तो उसके सिस्टम पे चलेगा? नहीं चलेगा। फिर वो जाए बदले चेंज करे, ये सब करने की जरूरत ही क्या है? जब पाथ देना है तब क्या दे दो? रिलेटिव पाथ दे दो, प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ। भाई जब पूरा प्रोजेक्ट ले जाओगे तो वही पाथ मेरे लिए भी है और वही पाथ तुम्हारे लिए भी है। और ये रिलेटिव पाथ नापता कहाँ से है? प्रोजेक्ट के अंदर से। कोई झंझट ही नहीं है। ना ना ड्राइवर मत, अरे ये कंफ्यूजन मत पालो भाई। ये लो, ये ड्राइवर फोल्डर के अंदर है ना, इसे सेलेक्ट किया, देखो ध्यान से, ड्रैग किया, ड्रैग ड्रॉप जानते हो ना इसमें होता है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। अब हट गया, अब ड्राइवर के अंदर तो नहीं है ना, अब तो ड्राइवर के बाहर खुलने में आ गया। अब जाके वहां देखो तो कहाँ दिखेगा? ड्राइवर के अंदर अब नहीं है ना, कहाँ आ गया? सीधे बाहर आ गया ना। अब पाथ देना है ना तो बस इतना ही दे दो बस। तो तुम लिख दियो क्या? क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी ना, तो बस जाके सेलेनियम जो भाई जो प्रोजेक्ट फोल्डर उसके अंदर ढूंढेगा क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी कहाँ है और उसको सामने सामने मिल जाएगा। अगर यही कहाँ होता? यही ड्राइवर फोल्डर के अंदर हो भाई। और क्या फोल्डर का नाम यार XYZ रख दो तब भी चलेगा। ये देखो अब कहाँ है? ड्राइवर फोल्डर के अंदर है ना, तो अब पाथ दोगे तो क्या दोगे? ड्राइवर, या तो स्लैश देना या तो डबल बैक स्लैश, या तो फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हो या तो डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हो। बस सिंगल बैक स्लैश कभी यूज करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल। तो इतनी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अच्छा किसी ने एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा कि भैया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू क्रोम ड्राइवर डॉट करेंगे, तो भाई ऑब्जेक्ट जब तक हम वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तब तक मेथड कॉल नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। न्यू क्रोम ड्राइवर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, देखो सामने न्यू क्रोम ड्राइवर, इससे क्या हो रहा है? क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। आगे डॉट लगाओगे तो उसके नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। अब जैसे हमने यहाँ मेथड कॉल कर लिया गेट, और गेट में यहाँ यूआरएल दे दिया क्या? http लोकल होस्ट :88 चला दिया ना। अब ये चलाएंगे चलेगा, लेकिन दिक्कत ये है, अब देखो चलाएं, न्यू कीवर्ड जो है जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू लगता है ना। पहली बात तो ऐसा नहीं हर लैंग्वेज में न्यू लगता हो, बहुत सी लैंग्वेज ऐसे होती हैं वो ऐसे कहती हैं क्लास का नाम लिखो, डॉट लिखो, न्यू लिखो। लैंग्वेज दुनिया भर के है ना, अपना अपना सिंटैक्स बना ले। न्यू करने का मतलब है कि नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। न्यू वर्ड देखते ही ऑब्जेक्ट बनता है तो 8 बाइट मेमोरी लेता है ना, मेमोरी चाहिए होती है ना। न्यू कीवर्ड पढ़ते ही वो जाके क्या करता है? रैम में 8 बाइट का स्पेस पहले खाली करता, भैया जगह बनाओ ये आने वाला है। ठीक है, तो हर लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज कुछ अलग भी कर सकती है, कोई लैंग्वेज ऐसे कर सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनने का कोई लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है कि उसमें क्लास का नाम लिखो, डॉट लिखो और क्या लिखो? न्यू लिखो, तब ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो सिंटैक्स है लैंग्वेज जैसे अपना बना ले। जावा कहती है भैया न्यू लिखो, क्लास का नाम लिखो, तब बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज, ऑब्जेक्ट तो बना लिया, यूआरएल तो हिट हो गया। मान लो हम इसे क्लोज करना चाहें, इसे हम क्या करना चाहें? क्लोज करना चाहें, तो भैया कैसे क्लोज करोगे? ऐसे कर दे, देखो ध्यान से, ऐसे कर दें, फिर क्या हो गया? न्यू क्रोम ड्राइवर दोबारा होगा तो ये क्या कर देगा? नया ब्राउजर लॉन्च कर देगा ना, और उसको क्लोज करेगा ना। जो पहले से खुला है वो थोड़ी ना। हम एक ध्यान से देखो, हम एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते क्यों? न्यू क्रोम ड्राइवर को हम क्रोम ड्राइवर अगर यहाँ ड्राइवर में रख देते हैं तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने एक वेरिएबल में ले लिया, अब उस वेरिएबल को एक नहीं 100 बार यूज कर ले। अगर ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में नहीं स्टोर किए होते, तुम्हारी मजबूरी थी बस एक बार। भाई देखो क्या है, तुमने ऐसे मेथड कॉल किया ना यार, देखो न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना, 8 बाइट की मेमोरी लिया, 8 बाइट की रैम में कहाँ लिया? मेमोरी लिया, और भाई वहां पे नॉन स्टैटिक मेथड थे उसके लोड हुए थे, वहां से नॉन स्टैटिक मेथड को क्या कर दिया? कॉल कर लिया। लेकिन क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास है? नहीं है। जब एड्रेस नहीं तो कैसे इस्तेमाल करोगे? और वैसे भी पीछे पीछे गार्बेज कलेक्टर चल रहा है, वो उसे क्या कर देगा? रीड कर देगा। भाई किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा बार यूज करना तो तुम उसे क्या करो? स्टोर करो। जैसे तुम ही सोचो, ऐसे सिंपल सी बात सोचो, मान लो हमें खाना खाना है, मान लो हमें क्या करना है? खाना खाना। अगर हमें सिर्फ जाना है खाना खा के हट जाना, एक तो मेरा प्लान ये हो सकता है, एक मेरा प्लान ये हो सकता है कि यार हमें लेना है क्या? हमें खाना लेना है,
और जाना है, अभी हमको 10 किलोमीटर दूर भी थोड़ा सा खाएंगे, फिर शाम को भी इसमें से निकाल के थोड़ा सा खाएंगे। अगर हमें 3 बार खाना है तो हमें क्या करना होगा? स्टोर करना होगा ना, पैक कराना होगा ना। कहीं स्टोर करेंगे तो एक पॉलीथीन में, एक टिफिन में कहीं स्टोर कर लिया, फिर उसको क्या किया, चाहे 10 किलोमीटर दूर खाए, फिर गए शाम को भी उसी में से खाए, रात को उसी में से खाए, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है। लेकिन अगर तुम गए वहां खाना और सीधे खा लिए और फिर कह रहे हो नहीं शाम को भी खाएंगे, तो कहाँ से? खाना तो लेने ही आया ना तुम, खाना तुमने पैक नहीं किया, नहीं कराया। तो भाई वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल एक कंटेनर है जो एड्रेस रख लेता है। वो भाई वेरिएबल यूज करोगे तो आगे उस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाओगे। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में नहीं रखा गया तो उसका एड्रेस क्या हो गया? गुम हो गया ना। इजिली भी मत कहो, वेरिएबल के थ्रू ही उसको एक उसके बाद यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज ही नहीं कर सकते। इजिली का क्या मतलब हुआ? या वाह भाई तुम्हें गेट मेथड कॉल कर ली, अब क्या कर लो? तुम्हें क्लोज करना है, तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना भाई। भाई न्यू क्रोम ड्राइवर 10 बार करोगे तो 10 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, और वो एकदम अलग होंगे। हाँ मतलब इजी कहो या मतलब यही रास्ता ही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आगे मल्टीपल टाइम यूज करना है तो उसे वेरिएबल में स्टोर करना ही करना है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, ऐसा नहीं क्रोम ड्राइवर का, कोई भी ऑब्जेक्ट। ये देखो अब हमारे पास आजादी है ना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आया? ड्राइवर के पास। अब हम लिखेंगे क्या? ड्राइवर डॉट गेट। अब यहाँ यूआरएल दे दें, ठीक। अब हमें इसी ड्राइवर, भाई देखो जो ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना यार, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? ड्राइवर के पास है ना। ड्राइवर डॉट गेट करोगे तो ड्राइवर से पहुंचेगा। भाई ड्राइवर जब देखो ये लाइन कैसे चलती हुई, लाइन नंबर 13, ड्राइवर पढ़ेगा तो वेरिएबल के पास पहुंचेगा, वेरिएबल पास पहुंचेगा तो उसके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, और उस एड्रेस में उसके नॉन स्टैटिक मेथड होंगे, और क्या कर देगा? कॉल कर देगा। फिर लिखते हो तुम ड्राइवर डॉट क्लोज। अब फिर ये ड्राइवर पढ़ेगा तो ड्राइवर के भाई ड्राइवर वेरिएबल के पास पहुंचेगा, वेरिएबल उसको ऑब्जेक्ट का एड्रेस देगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका नॉन स्टैटिक मेथड क्या कर देगा? कॉल कर देगा, और वो मेथड क्या कर देगा? ब्राउजर को क्लोज कर देगा। क्लियर है ये इतनी बात? इसीलिए तो देखो हमने लास्ट क्लास में ये भी एग्जांपल एक बताया था ना कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट बना दें, जैसे दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं कि नहीं, एक ड्राइवर में है और एक कहाँ है? ड्राइवर 1 में। ड्राइवर यूज करोगे तो पहले वाले पे काम करेगा, ड्राइवर 1 यूज करोगे तो दूसरे पे। भाई क्यों? सीधी बात है ना यार। यहाँ लिखते हो जब तुम ड्राइवर 1 डॉट मान लो यहाँ क्लोज लिख रहे हो, कैसे काम दूसरे पे कैसे काम करेगा? सीधे सीधे है। ड्राइवर 1 पढ़ेगा तो इसके पास पहुंचेगा ना, इसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करेगा ना, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड दूसरे ब्राउजर को बंद करेगा, पहले को बंद नहीं करेगा। यही तो है ऑब्जेक्ट, कि भाई जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे सब क्या होंगे? अलग अलग। एक के साथ कुछ करोगे, देखो इसमें है ना ऐसा, अगर हम ड्राइवर डॉट क्लोज करें, जो दूसरा ब्राउजर खुला है जिसका एड्रेस इसके पास है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना है उसका जिसका ऑब्जेक्ट किसके पास है? ड्राइवर 1 के पास है, क्या वो भी बंद हो जाएगा? नहीं, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि तुम ड्राइवर लिख रहे हो ना, तो ड्राइवर डॉट क्लोज पहले वाले पे काम करेगा ना, ड्राइवर डॉट गेट कर रहे हो पहले वाले पे काम करेगा ना। जब ड्राइवर 1 डॉट करोगे तो वो किस पे काम करेगा? दूसरे वाले। भाई एक ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस वेरिएबल के पास है, जो वेरिएबल यूज करोगे वही एड्रेस, भाई जिस वेरिएबल को यूज करोगे उस वेरिएबल के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा उसकी बात वो करेगा। क्लियर है ये? अब देखो इतना हो रहा है कि ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, यूआरएल हिट होगा और ब्राउजर क्या कर देगा? ये क्लोज कर देगा। ठीक है, हाँ 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 ना, पहली बात तो क्या करें, फिर से बोलो। हाँ ना देखो ऑब्जेक्ट, ये मत कहो कि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ये कहोगे कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखने वाला वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखने वाला ये वेरिएबल है, और वेरिएबल 8 बाइट नहीं लेता। वो तो हमने आपको अलग एक बात बताई थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड होते हैं। अब मान लो नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वैल्यू है तो वो अलग मेमोरी लेती है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है
ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेता है, ये वेरिएबल जो होता है ये 8 बाइट नहीं लेता है। इसके पास तो वो 8 बाइट कहाँ है, उसका एड्रेस बार है। ठीक है, तो चलो इतना ये कोड चल रहा है, कुछ एरर आई क्या? क्या दिक्कत है भाई? कनेक्शन रीसेट, कौन सा इश्यू है? ये तो वो ब्राउजर है, ठीक, चलो ठीक है, एक बार फिर से चलाते हैं। और एक बात और आपको आज ये बताते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के फ्यूचर में आएगी, कई बार आएगी। सब कुछ सही चल रहा है यार, सही सब कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी एक्सेप्शन आ रही है। और कई लोगों के सिस्टम पे ऐसा भी होगा, वो ब्राउजर खोलेगा लेकिन यूआरएल हिट नहीं करेगा, और इस तरह से रेड कलर की क्या आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक वर्ड सुने हो ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन बताया गया है। ये वर्ड कहाँ से है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कुछ अनचाहा, अनवांटेड, ऐसी चीज आ जाए जो हम चाहते नहीं थे, कि भैया हम नहीं चाहते थे ये आए, लेकिन फिर भी आ जाए, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ जाए कभी भी, एक्सेप्शन जब भी आएगा तो इसी तरह से खूब बड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी लिख के आएगा। अब एक्सेप्शन भी पहचानना सीखो जैसे ऐसे। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, java.net सॉकेट एक्सेप्शन कनेक्शन रीसेट। ये एक एक्सेप्शन आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई। कई लोगों के सिस्टम पे बता रहे हैं ये इशू आएगा कि तुम्हारा चलेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा लेकिन यूआरएल हिट नहीं करेगा। ब्राउजर लॉन्च करेगा लेकिन यूआरएल हिट नहीं करेगा। अगर ऐसा हो रहा है कि ब्राउजर लॉन्च कर रहा है और यूआरएल हिट नहीं कर रहा है, तो जानते हो दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यहाँ है कि तुम्हारी जो ईएक्सी है ये हो गई है पुरानी, और तुम्हारा जो ब्राउजर है ये है नया। जैसे अभी तुम लोग के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तुम लोग पहली बार क्या कर रहे हो, क्रोम तो तुम्हारे पास है ही, और पहली बार ईएक्सी डाउनलोड कर रहे हो। और एक बात पता है तुमको, पहले ये चेक करना सीखो यार क्रोम के बारे में। कहाँ गया ये क्रोम तुम्हारा, ये क्रोम है ना खुला हुआ भैया, ऐसा नहीं क्रोम आ गया एक बार 2009 में और खत्म हो गया। क्रोम के नए नए क्या आते हैं, वर्जन आते हैं, समय के हिसाब से चीजें क्या होती है। एंड्रॉइड के वर्जन नहीं आए, पहले जेलीफिश था, लॉलीपॉप था, इस तरह से करके दुनिया भर के क्या है। इस समय कौन सा चल रहा है, क्या है, 12 है, लेकिन उसका एक नाम भी होगा, कुछ नाम भी होगा, कुछ होगा। जैसे पहले मार्श मेलो एक आया था, ऐसे ऐसे करके रखते रखते हैं, ऐसा नाम हो लो, हाँ, या जो भी आया हो। मेरा कहने का मतलब है नए नए क्या आते हैं, वर्जन, या नंबर में देखो 4, 5, 6, 7, 8, या 4 में भी नहीं, याद रखो एंड्रॉयड 4 आया था, फिर 4.4 आया था, फिर एंड्रॉयड क्या आया था, 5 आया था, 6 आया था, 7 आया था, 8, 9, 10, 11 करते हुए। इस समय समय पे क्या है, नए नए उसमें फीचर्स आ रहे हैं, और नए नए ये क्या है, वर्जन। तुम अपने ये जो क्रोम दिख रहा है इसका भी वर्जन चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जाओ हेल्प में, और यहाँ आएगा अबाउट गूगल क्रोम, यहाँ पता चलेगा कि ये है गूगल क्रोम का वर्जन 106, 106.0.5249, मतलब मान के चलो मोटा मोटा क्या है ये वर्जन जो चल रहा है इस समय क्रोम का तुम्हारे सिस्टम पे क्या है, 106। हो सकता है तुम्हारे सिस्टम पे खोले तो 105 ही हो, किसी के सिस्टम पे हो सकता है 107 आ गया हो, इस समय इसी के आसपास होगा, 5, 6, 7, अगर तुम लोग इंटरनेट यूज कर रहे होगे तो। हो सकता है कोई एक ऐसा आदमी जिसने लैपटॉप 3 साल पहले बंद करके रख दिया था, आज अचानक अपना लैपटॉप क्या करता है, खोलता है, और उसके क्रोम में देखता है तो क्रोम अभी 60, क्रोम उस पर वर्जन कौन सा है क्रोम का, 60 वर्जन। क्यों, 2.5 साल से उसने वो लैपटॉप खोला ही नहीं। या और एक चीज समझो इसमें, तुम तो नहीं अपने हाथ से करते ना कि एंड्रॉइड 105 हो गया चलो 106 कर दें और 107 कर दें, तुम नहीं करते, क्योंकि क्रोम के अंदर याद रखो एक फीचर होता है, ऐसा बहुत से सॉफ्टवेयर में होता है, क्रोम में भी है, इस फीचर को बोलते हैं क्या, ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट जिस सॉफ्टवेयर में फीचर होता है उसका मतलब होता है वो समय के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। अभी 105 चल रहा है ना, 106, गूगल चला रहे हो ना, तुम अपना चला रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, लेकिन गूगल नेट से चला है तो अपनी साइट अपने पास अपने घर भी पहुंच जा रहा है, पूछ रहा है भैया क्या कुछ नया आ गया क्या, अच्छा आ गया नया, तो काम करेगा, इसको धीरे धीरे पीछे से क्या कर देगा, चेंज करके अपडेट कर देगा, ठीक है। और ऐसा, लेकिन ऐसा मान लो हम कर दें
कि 105 आज है ना, और इस पे फिर इंटरनेट से इसको जोड़ें ही ना, इसको रोज चलाएं, लेकिन ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि अपडेट होने के लिए नेट का होना क्या है, जरूरी है। जब नेट रहेगा गूगल वालों के पास से ही तो वो आएगा नया नया वर्जन। मेरे सिस्टम में थोड़ी ना पड़ा है नया वर्जन, मेरे सिस्टम पे तो कौन सा पड़ा है इस समय, 106। क्या हो गया भाई? अरे नींद मत लगाओ यार। तो देखो क्या है, ऑटो अपडेट का फीचर होता है कि नहीं होता, ये क्रोम में है, बहुतों में होता है और बहुतों में नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो, तो ऐसा कई बार होगा, तुम क्रोम यूज कर रहे हो और लेकिन जो तुम्हारी क्रोम ड्राइवर की EXE है उसमें थोड़ी ना ऑटो अपडेट लगा, तुम तो आज डाउनलोड करके रखे थे, अब क्रोम चला रहे हो, महीने 2 महीने बाद क्रोम क्या होगा, ऑटो अपडेट करता रहेगा। 2 महीने बाद हो सकता है 104 से 106, 7, 8, 108 पहुंच गया, और जो तुम्हारी EXE है बनी है वो क्रोम के पुराने वर्जन के लिए बनी थी, ऑटोमेट करने के लिए, नए वर्जन के लिए नहीं थी। जो तुम क्रोम ड्राइवर EXE डाउनलोड किए थे 2 दिन पहले, 2 महीने बाद तक क्रोम का वर्जन तो नया हो गया, लेकिन EXE का वर्जन अभी भी क्या है, पुराना है। तो हो सकता है तुम चलाओगे, ब्राउजर लॉन्च करेगा, लेकिन URL हिट नहीं करेगा, एरर दे देगा, कहेगा भैया कनेक्शन रीसेट, या कैन नॉट मेक कनेक्शन, या ऐसा कुछ करके क्या दे देगा, एक्सेप्शन, और तुम परेशान हो जाओगे, यार मेरे सिस्टम पे नहीं चल रहा है, मेरा क्रोम नहीं चल रहा है, दूसरों के सिस्टम पे क्या हो रहा है, चल रहा है। अब उसका सोल्यूशन यही है कि तुम फिर से जाओगे, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया था जहां से ना, वहां जाके डाउनलोड करके देखो, वहां लिखा भी रहता है कि किस वर्जन के लिए क्या, इसे देखो क्रोम ड्राइवर EXE, अगर जाओगे यहाँ है ना, यहाँ पूरा रहेगा, देखो ये डाउनलोड कर रहे हो ना, वो कह रहा है, देखो सब लिखा हुआ है, इफ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन 107, इस सिस्टम पे कौन सा है, 106, कह रहा है अगर 107 है तो ये क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करो, 106 है तो ये वाला करो, 105 है तो ये वाला करो। पहले अपना क्रोम देख लो, आखिर तुम्हारे क्रोम में वर्जन कौन सा है और कौन सा नहीं है। मान लो तुम्हारे में अगर 60 हो तब 60, और यहाँ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन नीचे देखोगे तो सारी हिस्ट्री इसकी मिलेगी, सब में सामने लिखा होगा कि ये देखो था 98 के लिए, सब सारी हिस्ट्री मिलेगी। अगर तुम्हारे सिस्टम पे मान लो क्रोम का कौन सा वर्जन है, 60 है, या कई बार एक ऑप्शन और होता है, क्रोम में जाके अंदर जाके एक चीज कर सकते हो, क्या जानते हो, ऑटो अपडेट को डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑटो अपडेट क्या होता है, इनेबल्ड होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, ऑटो अपडेट करता रहता है। अगर डिसेबल कर दोगे तब करेगा नहीं। तुम्हारे सिस्टम पे 60 है तो वो क्या रहेगा, हमेशा 60 ही रहेगा, और तुमको 60 के लिए चाहिए तो यहाँ पूरी लिस्ट है, यहाँ ढूंढो मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये अगर कभी इशू आए कि ब्राउजर लॉन्च हो रहा है लेकिन URL हिट नहीं हो रहा है, तो अपनी EXE पहले बदलना, और किसके हिसाब से, अपने क्रोम के वर्जन के हिसाब से। उसमें भी भाई, उसमें तो 2-3 इशू, उसमें तो पहले एक इशू है जूम लेवल का, जूम लेवल जो है वो 100% होना चाहिए। फिर और कभी कई बार इशू आता है उस पर 32 और 64 बिट का भी। अब या तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होगा वो बहुत क्या होगा, पुराना होगा, तुम्हारा जो आई तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा है वो बहुत क्या है, पुराना है, और जो आई ड्राइवर सर्वर EXE डाउनलोड कर रहे हो वो क्या है, नहीं है। तुम अपना वर्जन पहले चेक करो, और सबके वर्जन में कहीं ना कहीं ब्राउजर में यहीं से ऑप्शन आएगा, हर सबके पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलेगा, किसका, हेल्प का। हेल्प में जाओगे तो अबाउट, जैसे गूगल क्रोम है, कहीं अबाउट फायरफॉक्स वालों में लिखा रहेगा क्या, अबाउट फायरफॉक्स, इसी में लिखा रहेगा क्या, अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर। वहां जाके देखोगे तुम्हें तुम्हारा वर्जन मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन नहीं। और जानते हो आई में ऑटो अपडेट नहीं होता, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हाँ खुद ही से करना पड़ेगा, हाँ जितना भी मांगे, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑटो अपडेट नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता, इंटरनेट जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पैसे के मिलते हैं, जैसे आई फ्री नहीं है, आई विंडोज लेते हो तब मिलता है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री नहीं क्या होते हैं, पेड होते हैं, तो वो भैया ऐसे नहीं करते, नया वर्जन चाहिए तो कहते हैं भैया नया पैसा ले आओ, हाँ फिर से ले आओ। अब लेकिन जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये लोग क्या है, फ्री और ओपन सोर्स है ना, तो ये लोड नहीं लेते, ये नया नया वर्जन आपका क्या करते रहेंगे, ऑटो अपडेट करते रहे। और एक बात बताएं, जो सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, पैसे के मिलते हैं,
उनमें अपडेट जल्दी जल्दी नहीं आता, उनमें अपडेट क्या आता है, देर से आता है। क्यों? मान लो आज हम खरीद रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हमें पता चला है 10 दिन बाद नया वर्जन आ जाएगा, तो हम आज खरीदेंगे? सोचेंगे यार 10 दिन बाद लेंगे, फिर 10 दिन बाद खरीदने का मूड बनाया, फिर सोच रहा है 10 दिन बाद देखो नया और आने वाला, तो हम खरीदेंगे? तो हम तो यही सोचते रह जाएंगे ना। इसीलिए जो पैसे का देते हैं वो एक वर्जन लॉन्च करने के बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल क्या होते हैं, रुकते हैं। ये क्रोम और फायरफॉक्स फटाफट अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा चार्ज करते नहीं, ये लोग कहते हैं वैसे भी तुमसे पैसा नहीं लेना, तो ये लोग ऑटो अपडेट देते हैं कि भैया टाइम टाइम पे, इसमें कोई लोड ही नहीं होता कि चलो अच्छा अभी आज वैसे ही कौन सा 10 दिन बाद नया आ जाएगा तो नया पैसा मांगेगा, ये अभी भी फ्री है, 10 दिन बाद भी फ्री है और 100 दिन बाद भी। किसको? इसको अपडेट नहीं कर सकता है, अपडेट करने का अगर फीचर दिया हो अपडेट करोगे, हो सकता है हाँ, तो हो सकता है भैया पैसा मांगे। सब भाई देखो पेड सॉफ्टवेयर है, वो नया वर्जन तुरंत नहीं लाते। जैसे ये तो सेलेनियम फ्री है टूल, ये देखो इसका वर्जन फटाफट बदलता रहता है, सैकड़ों वर्जन तो हम लोग यूज करते हैं। शुरू हुआ था कहाँ से मालूम है? 2 से। सेलेनियम शुरू हुआ था कहाँ से? 2। राइट, वो तो सेलेनियम हुआ था तब पहले सेलेनियम 1 था, पहले कौन था? सेलेनियम 1 था, फिर 1, 1.1, 1.2 ऐसे करके पूरी कहानी चली है कम से कम 3 साल। फिर 3 साल बाद आया है सेलेनियम 2, फिर 2.1, 2.3 ऐसे करके चला है 2.53 तक। फिर आया है सेलेनियम 3, फिर 3.1, 3.2, 3.4, इसके ढेर सारे वर्जन चले। फिर आया है अब क्या? सेलेनियम 4, अब 4.1, 4.2 ऐसे चल रहा है ना। इनके बहुत से वर्जन आ चुके हैं, ये फ्री है ना, इसीलिए ये नया भाई इनका अपडेट होता रहता है, कुछ भी नया मिलता है इनको या कुछ अपने में नया करते हैं तो नया वर्जन नेट पे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन एक टूल हम लोग यूज करते थे QTP, वो आज एक नया दे दिया वर्जन, अगर आ गया QTP 11 तो QTP 12 आएगा कम से कम 2 साल बाद। हर 10 दिन अगर नया वर्जन आएगा और पैसे का मिले तो आदमी हमेशा ही सोचेगा ना यार कि नया खरीद लेंगे, 10 दिन और रुकते हैं, फिर बात सोचेगा 10 दिन और रुकते हैं, तो वो सामान वो खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ टाइम आउट का भी आता है, जैसे उसके साथ है दवाओं के साथ। मेडिकल इंडस्ट्री, दवाओं की इंडस्ट्री इस मामले में इतनी गंदी है कि अगर किसी बीमारी का नया दवा आ चुकी है, उन्होंने रिसर्च कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो नई दवा लॉन्च नहीं करेंगे, भले उसकी वजह से हजारों लोग मरे, क्योंकि पहले उनको ये देखना है बिजनेस में मेरी जो पुरानी दवाएं मार्केट में है पहले वो बिके। अगर वो नहीं बिकेगी भाई, अगर नया उतार देंगे उससे अच्छा तो पुराना कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा ना। तो वो भाई सीधे भाई भले रिसर्च हो चुकी है, दवा आ चुकी है, लेकिन दवा तब तक नहीं आएगी जब तक पुराना माल क्या नहीं हो जाएगा, पूरे मार्केट से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम नई चीज लॉन्च नहीं करेंगे पैसे का। लेकिन अगर ऐसा होता, यही मेडिकल इंडस्ट्री क्या रहती, पूरी तरह से क्या रहती, फ्री रहती, दवाओं के पैसे नहीं लग रहे होते, तब क्या होता, तो वही लोगों का था यार पुराने से भी पैसा नहीं ले रहे थे, नए से भैया नया आ गया दो, दूसरा नहीं मन करेगा पुराना तो नया ले लेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पहले भी पैसा नहीं लेना था अब भी नहीं लेना। लेकिन जहाँ जो पैसा ले रहा होगा वहाँ तो वो कहेगा भैया कि ना, हाँ अभी रहने दो, अभी पहले पुराना जो भी माल है पहले मार्केट से निकलने दो। अगर 2-4 हज़ार लोग मरते हो तो उनकी किस्मत है, लेकिन मेरा तो क्या है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल, अदरवाइज ये कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ कंप्यूटर में चलता है, ओपन सोर्स और पेड, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ पैसे लेंगे और कुछ फ्री ऑफ कास्ट होंगे। चलो अच्छा, ये driver.get चला। अब क्या हुआ, URL, इसने ब्राउजर लॉन्च किया, URL हिट किया, ये तुम्हारे सामने, और क्लोज कर देना है। ठीक है, जरा यही पेज खुल रहा है ना, जब वो ब्राउजर लॉन्च करके URL ओपन कर रहा है तो यही पेज खुल रहा है ना। अब मान लो अच्छा, पहले कुछ चीजें और देखते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, टाइगर CRM5 कॉमर्शियल ओपन करके, यहाँ ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं पेज का टाइटल। टाइटल, अच्छा ये पहली बात तो ये समझो, ये जो खुला है, पहली बात तो जो खुलता है ना, जैसे अभी तुम लोग जाते हो फ्लिपकार्ट खोलते हो तो कुछ खुलता है ना, कहते हो कि फ्लिपकार्ट का होम पेज खुला है। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लिंक पे क्लिक कर देते हो तो सारे कंप्यूटर देख लेते हो, कहते हो यार इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेज खुला है। हम लोग कंप्यूटर में जैसे ये क्या है, ये क्या है, लॉगिन पेज, यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं ना, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, लॉगिन पेज बोलते हैं। अब अगर अंदर आ जाए, देखो जरा
इसका यूजर नेम डालें और इसको क्या डालें, पासवर्ड डालें। यहाँ देख तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जब CRM फाइल कमर्शियल ओपन, ठीक है, ओपन नहीं, पूरा देखो नीचे पूरा लिख के आएगा, ओपन सोर्स CRM, इतना लिखा हुआ है ना। हमने लॉगिन किया पहली बात तो। अब बताओ ये लॉगिन पेज है ना, ये जो अभी यहाँ जो पहुंचे लॉगिन कर रहा हूं इसे बोलते हैं मान लो क्या, होम पेज। ये क्या है, होम पेज। और इसका टाइटल देखो बदल गया, एडमिन माई होम पेज हो गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ तुमको मार्केटिंग दिख रहा है ना, मार्केटिंग पे क्लिक करें तो देखो ध्यान से, अब जो पेज खुलेगा उसे क्या बोलेंगे, मार्केटिंग पेज। जो जितनी चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। अभी कौन सा पेज खुला है, मार्केटिंग पेज। इसका शायद देखो टाइटल क्या है, अलग अलग। तो पहले तो ये जान लो, एक कोई भी वेब एप्लीकेशन हो वो ढेर सारे पेजेस से मिल के बना होता है, और इसे बोलते क्या है, इसे इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, वेब पेज। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पेज। अगर इस सॉफ्टवेयर की बात करें, इस एप्लीकेशन की जो तुम्हारे सामने है, इसमें लगभग 350-400 ज्यादा होंगे, 400-450 पेजेस हैं। है? एक होम पेज है। अब होम पेज से कैलेंडर पे क्लिक किया, अब बताओ, अभी देखो अभी ये होम पेज है, नहीं ये सॉरी मार्केटिंग पेज है। ये कौन सा पेज है, मार्केटिंग वाला। अब कौन सा पेज खुला, कैलेंडर वाला। अब ये देखें तो जो जो खुल रहा है नया नया, ये क्या है, नया नया पेज। एक अरे तुम बताओ यार, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, जैसे सामने खोलें, अभी लो जैसे खोलते हैं क्या, फ्लिपकार्ट, लॉगिन, या मान लो यहाँ लॉगिन किए या लॉगिन नहीं किए, ये जैसे ये क्या कहेंगे, ये फ्लिपकार्ट का बोलेंगे क्या है, होम पेज। ठीक है। अब हम अगर यहाँ टॉप ऑफर्स पे क्लिक कर दें तो देखो नया पेज खुल रहा है ना। अब यहाँ इसको बोलेंगे टॉप ऑफर्स पेज। इस पेज पे सारे क्या दिख रहे हैं, ऑफर्स दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ मेन पे क्लिक करके मेन पे और टी शर्ट्स पे क्लिक कर दें तो एक नया पेज खुल रहा है ना। ये जो खुला नया, ये क्या है, नया पेज है। यहाँ कैसा दिख रहा है, टी शर्ट दिख रहा है सारे। तो ये सब क्या है, पेजेस है ना। एक अब जैसे ये देखो, ये टी शर्ट दिख रही है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब ये देखो अंदर ये खुला, ये देखो अब ये नया पेज है ना। वहां तो सिर्फ क्या थे, सारे टी शर्ट आ रहे थे। अब हम इस पे क्लिक कर दिए तो सिर्फ कौन सा आ रहा है, यही वाला टी शर्ट की सारी डिटेल आ रही है ना, कि भैया टी शर्ट कितने का है, कैसा नहीं है, उसकी 10 तरह की फोटो, ये वो जूम जूम अब सब कुछ है ना। ये कैसा पेज है, नया पेज है। ये क्या है, नया पेज। तो ऐसे फ्लिपकार्ट में कितने पेज होंगे, करोड़ों अरबों पेज। फ्लिपकार्ट में करोड़ों पेज। या फ्लिपकार्ट में जितने सामान होंगे, हर सामान की डिटेल दिखती है ना, हर सामान के लिए एक पेज बना होगा। और फ्लिपकार्ट में कितने सामान होंगे सोचो, करोड़ों सामान होंगे। तो करोड़ों पेज है इस फ्लिपकार्ट के अंदर। और हर पेज की याद रखना अक्सर एक टाइटल होती है। जैसे ये फ्लिपकार्ट का जो अभी पेज खुला है, इसकी टाइटल क्या है, ट्राई दिस कलर ब्लॉक मेन राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट बाई ट्राई दिस, ऐसा। ये जो पेज खुला हुआ इस समय वाला, ये व्हाइट टी शर्ट्स वाला, फ्लिपकार्ट पे एकदम होम पेज पे आ जाओ जरा। तब यहाँ क्या आ रहा है, इस पेज की टाइटल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट। देखो सेम एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट ही है, लेकिन इसमें कई पेजेस हैं और हर पेज की अलग अलग क्या है, टाइटल है। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। क्या है जो लिखा है ना ऑनलाइन शॉप, ये होम पेज का टाइटल है। लेकिन अगर मोबाइल एंड टैबलेट वाला पेज खोल दो तो इसका टाइटल क्या है, अलग है ना, कि मोबाइल फोन बिग दिवाली से, है ना। ऐसे क्या होंगे, ढेर सारे पेजेस होते हैं एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन में, और हर पेज का अपना अलग अलग क्या होता है। ये जो ऊपर दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, टाइटल। आई बात समझ में, क्लियर है ये। किसको, नहीं किसी भी लैंग्वेज से बन सकता है, जावा PHP C#, पाइथन, किसी से भी कुछ बनाओ।
क्या हुआ चार्जेस देने से?